अच्छा तो बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है। अगेन ये क्वेश्चन ही बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा आ चुका है। आइए चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। क्या कहते हैं भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स इंटू साइन एक्स। क्या कह रहा है भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स इंटू साइन एक्स। अगेन पहला काम हमारा क्या होगा बेटा, बहुत सिंपल सा काम है सर। वो सिंपल सा काम क्या है मेरा बेटा, भाई जो भी आपको क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसको आप एक बार एलरेडी उतार दोगे। आपको क्या क्वेश्चन गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स इंटू साइन एक्स, और जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसको आप इक्वेशन नंबर ए कह दोगे, यानी कि एक बार क्वेश्चन को एलरेडी उतारना है और उसको इक्वेशन ए कह देना है। फिर सेकंड स्टेप हमारा क्या आता है, सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा बेटा, जो इक्वेशन ए है इसके ऊपर एक बार डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। जब इस पर्टिकुलर इक्वेशन ए के ऊपर एक बार डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एफ प्राइम एक्स। और जब यहां पे भी डेरिवेटिव अप्लाई होगा, देखो यहां पे अब बड़े मजे से डेरिवेटिव अप्लाई मत कर देना अल्लाह के वास्ते। यहां पे दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा। जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं हम क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला यूज करते हैं डेरिवेटिव का। क्या होता है मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला, पहली वाली टर्म को एज इट इज छोड़ दो, दूसरी वाली टर्म पे डेरिवेटिव ले लो। तो मेरा बेटा साइन एक्स का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होगा, सिंपल सा कॉस एक्स, प्लस का साइन लगाते हैं बीच के अंदर। जिस टर्म पे डेरिवेटिव ले चुके हैं, किस पे डेरिवेटिव ले चुके हैं, साइन एक्स पे डेरिवेटिव ले चुके हैं, उसको एज इट इज रहने देंगे। और जिस टर्म पे डेरिवेटिव नहीं लिया, किस टर्म पे डेरिवेटिव नहीं लिया हम लोगों ने, ई एक्स के ऊपर, ई एक्स पे डेरिवेटिव ले लेंगे। बट इत्तेफाक की बात यह कि ई एक्स डेरिवेटिव में आंसर भी ई एक्स ही होगा। मैं अगेन कह रहा हूं, मैं डेरिवेटिव बहुत तरीके से आपको पढ़ा चुका हूं, तो काइंडली मैं जल्दी से डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है हमारे और क्वेश्चन के अंदर डिफिकल्टी लेवल और तरह का डेरिवेटिव्स का नहीं रहा। डेरिवेटिव मैं बहुत तरीके से क्लियर करवा चुका हूं, काइंडली वो वीडियोस रिव्यू कर लें जो मैंने डेरिवेटिव पढ़ाई भी है और आपको इजीली समझ में आ रहा होगा अगर हम उससे पढ़ रहे हैं। तो भाई क्या करा, सिंपल तरीके से इक्वेशन ए पे डेरिवेटिव ले लिया। कैसे लेते हैं डेरिवेटिव, यहां पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला अप्लाई करा। मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला ये कहते हैं पहली वाली टर्म को एज इट इज रहने दो, दूसरी टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई करो, प्लस का साइन लगाओ, जिस टर्म पे डेरिवेटिव ले चुके उसको एज इट इज रहने दो, जिस टर्म पे डेरिवेटिव नहीं लिया उसमें डेरिवेटिव ले लो। और चूंकि ई एक्स डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है तो एज इट इज आ गया। इसको आपने कह देना अपनी इक्वेशन नंबर 1। इस टर्म के ऊपर अब एक बार और आप डेरिवेटिव लेंगे। जब इस टर्म के ऊपर आप एक बार और डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा, आइए चेक कर लेते हैं भैया। एफ प्राइम एक्स के ऊपर मैं एक और बार डेरिवेटिव लूंगा, यहां पे आप लिख देंगे डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पे आप लिख देंगे डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ प्राइम एक्स का डेरिवेटिव एक और बार क्या होगा बेटा, एफ डबल प्राइम एक्स। क्या हो जाएगा, एफ डबल प्राइम एक्स। अब देखो यहां पे डेरिवेटिव एक बार इस टर्म पे होगा, एक बार इस टर्म पे अप्लाई होगा, क्योंकि जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो इस टर्म पे भी अप्लाई होगा और इस टर्म पे भी अप्लाई होगा। जब इस टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, यहां पे अलग आपका मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला लगेगा और यहां पे अलग मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला लगेगा। ये बात क्लियर है, समझ में आती है बेटा। ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब पूरी इक्वेशन के ऊपर डेरिवेटिव लोगे तो यहां पे अलग डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगेगा, यहां पे अलग लगेगा। तो क्या बन जाएगा, जब इस टर्म पे डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगेगा तो मेरा बेटा पहली टर्म एज इट इज रहेगी। और cos x का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का sin x। क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। अब प्लस का साइन लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला क्या कहता है, बीच में प्लस का साइन लगाओ। जिस टर्म पे डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज रहने दो, और जिस टर्म पे नहीं लिया उस टर्म पे डेरिवेटिव को ले लेंगे। अब चूंकि ई एक्स पे नहीं लिया तो ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई एक्स ही होता है भाई, एज इट इज रहा। अब प्लस का साइन एज इट इज। अब डेरिवेटिव जब साइन एक्स इंटू ई एक्स के ऊपर लूंगा तो बेटा यहां पे भी एक बार मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला अप्लाई होगा। कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला भाई, साइन एक्स पहली टर्म है उसको एज इट इज रहने देते हैं, ई एक्स पे डेरिवेटिव दे देते हैं। ई एक्स का डेरिवेटिव में आंसर भी ई एक्स ही होता है, e की पावर x एज इट इज रहा। बीच में साइन आएगा प्लस का, बीच में साइन किसका आया, प्लस का। अब देखो e x डेरिवेटिव ले चुके हो तो उसको पहले लिख दो, और साइन x का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, cos x। क्या होता है, cos x। तो जब आप ब्रैकेट्स को ओपन करोगे हमें साफ दिख रहा है कि भाई ये माइनस का sin x इंटू ई एक्स पॉजिटिव का sin x इंटू ई एक्स को कैंसिल आउट कर देगा। बट अगर अभी आपको समझ में नहीं आता तो चलो एक और स्टेप में मैं इसको सिंपलीफाई करके लिख देता हूं। भाई सिंपल तरीके से यहां पे बेटा हमने क्या करा है, इक्वेशन 1 पे डेरिवेटिव अप्लाई करा है। जब इक्वेशन 1 पे डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो इस टर्म पे भी डेरिवेटिव अप्लाई होगा, इस टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, इस टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला इसका खुला, इस टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, यहां पे भी दो बेसिकली फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस टर्म के ऊपर भी सिंपल तरीके से डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस का cos x इंटू ई की पावर x प्लस का साइन फिर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, साइन x इंटू ई की पावर x प्लस का ई एक्स इंटू कॉस x। क्या हो जाएगा, cos x। तो मेरा बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का ई एक्स इंटू साइन एक्स कैंसिल आउट कर देगा पॉजिटिव साइन एक्स इंटू ई एक्स को। तो ये फाइनली हमारे पास क्या आ रहा होगा, cos x इंटू ई एक्स और ई एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी कि दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या बन जाएगा, 2
ई एक्स इंटू कॉस एक्स। सर ये आपने क्या स्टेप कर दिया, हो सकता है आपके जहन में आ रहा हो मेरा बेटा a प्लस ए का आंसर क्या होता है 2a, तो ये दोनों सेम वेरिएबल्स आ रहे हैं, ये क्या आ रहा है cos x इंटू ई एक्स और ये क्या आ रहा है e x इंटू कॉस एक्स, दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले लिखो बाद में लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आ रहा है ये cos x इंटू ई एक्स प्लस का e x इंटू कॉस एक्स, दोनों ऐड हो जाएंगे और ये वाले आपस में कैंसिल आउट हो गए, माइनस के साइन के साथ थे, ये वाला माइनस के साइन के साथ था, ये वाला पॉजिटिव साइन के साथ था, तो ये कैंसिल आउट हो गया। फाइनली हमारे पास ये क्या आ गई बेटा इक्वेशन नंबर 2, तो ये क्या आ गया f डबल प्राइम x की वैल्यू। मेरा बेटा क्या किया अभी तक, अगर मैं जल्दी से आपको रिवाइज करवा दूं सिंपल तरीके से, आपको क्वेश्चन गिवन था आपने उसको एज इट इज एक बार लिखा, इसको इक्वेशन ए कह दिया, इक्वेशन ए के ऊपर एक बार डेरिवेटिव लेंगे आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी, इस इक्वेशन 1 के ऊपर एक और बार डेरिवेटिव लेंगे तो इक्वेशन 2 बन जाएगा। सिंपल तरीके से आप डेरिवेटिव्स को ओपन करते जा रहे हैं। यहां पे आपके 3 पॉइंट्स हो गए, चौथा पॉइंट हमसे क्या कहता है यूजिंग द एक्सट्रीम कंडीशन, यानी कि एक्सट्रीम कंडीशन को यूज करेंगे। एक्सट्रीम कंडीशन क्या होती है, f प्राइम x की वैल्यू को 0 रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, आइए चेक कर लेते हैं। यहां पे क्या लिखूंगा मैं, पुटिंग ये यूजिंग एक्सट्रीम कंडीशन, पहले आप लिखोगे यूजिंग एक्सट्रीम कंडीशन, आप इसको ऊपर लिख दो एक्सट्रीम कंडीशन, फिर आप लिखोगे पुटिंग f प्राइम x की वैल्यू 0, पुटिंग f प्राइम x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। मेरा बेटा फोर्थ पॉइंट क्या होता है, एक्सट्रीम वैल्यूज को क्वेश्चन निकालने के लिए यूजिंग f प्राइम x इक्वल टू 0 या पुटिंग f प्राइम x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि f प्राइम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं 0 ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो क्या बन जाएगा 0 इज इक्वल टू ई एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स। अच्छा तो बेटा अब क्या करेंगे, भाई सिंपल तरीके से हमने f प्राइम x की वैल्यू 0 रख दी, किसके अंदर बेटा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। अब जब मैं इक्वेशन नंबर 1 पे रख देता हूं 0, अब मुझे सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, 0 इज इक्वल टू, मुझे साफ देख रहे हैं दोनों टर्म्स के अंदर ई एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं यहां से ई एक्स को कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। अब मैं इसके आगे क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा बेटा हमें निकालना है क्या, हमें x की वैल्यू निकालनी है, x क्या हमारा वेरिएबल जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं। अभी तक का काम तो आएगा जब तमाम लोगों को समझ में आ रहा होगा। सिंपल तरीके से क्वेश्चन को इक्वेशन ए कह दिया, पहले इक्वेशन ए पे एक बार डेरिवेटिव लिया, फिर दूसरी बार डेरिवेटिव लिया। अब क्या करेंगे, एक्सट्रीम कंडीशन वाले पॉइंट को यूज करना है, यानी कि f प्राइम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं किसके अंदर बेटा, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। उससे फायदा क्या होगा, ताकि हम वहां से x की वैल्यू ऑब्टेन कर सकें। अब जब मैं यहां से मैंने देखा, मैंने x की वैल्यू 0 रख दी, तो मेरा बेटा यहां पे भी ex आ रहा है, यहां पे भी ex आ रहा है, मैंने ex को क्या करा कॉमन ले लिया। अब जब मैं ex को कॉमन ले लेता हूं तो काइंडली एक यहां पे हरकत लेजेंड बच्चे करते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं सर ये ex यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो ex खत्म हो जाएगा। मेरा बेटा एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपका वेरिएबल डिवाइड होके खत्म नहीं होता, वो 0 के बराबर मल्टीप्लाई होकर जो खत्म हो सकता है, डिवाइड होकर कभी खत्म नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि इस x की वैल्यू आपको यहां से फाइंड करनी है, और ये आपको यहां से दो फैक्टर्स मिल गए बेसिकली। आपने जब यहां से ex इंटू ex को कॉमन लिया है तो आपको क्या मिल गया, यहां से दो फैक्टर्स मिल गए। एक फैक्टर आपका ex है और दूसरा फैक्टर क्या है, cos x प्लस का sin x। दोनों को बारी बारी हम 0 के बराबर कंसीडर करेंगे। सर आप क्या कह रहे हैं, सर समझ में नहीं आ रहा। मेरा बेटा अगर आपको कोई बात अभी समझ में नहीं आई, ये वाली इक्वेशन 1 के बाद से कोई मसले की बात नहीं है। हमने सिंपल तरीके से क्या करा, ex को कॉमन लिया है, ex को कॉमन लेने के बाद हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पे बड़े ही सिंपल तरीके के साथ क्या करेंगे बेटा, x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों वैल्यूज को, यानी कि जो x मैंने कॉमन लिया है तो इसको मैं एक फैक्टर कंसीडर करूंगा, इस पूरी टर्म को एक फैक्टर कंसीडर करूंगा, और बारी बारी इन दोनों चीजों को x के बराबर सपोज कर लूंगा। यानी कि ऐसे एक बार मैं लूंगा कि x की वैल्यू है 0 के बराबर, और एक बार मैं क्या ले लूंगा, cos x प्लस साइन x बराबर है किसको, 0 के बराबर। ये हमने क्या काम करा है बेटा, ये हमने बारी बारी कॉस की बारी बारी दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर ले लिया। उसके पीछे रीजन क्या थी, हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहां पे हमारे दो फैक्टर्स बन रहे हैं। अगर स्टिल आपको इश्यू है तो मेरा बेटा देखो, जब कभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, फॉर एग्जांपल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस का 3x प्लस का 4, इसके बाद मिडिल टर्म ब्रेक करते हो, मिडिल टर्म ब्रेक करने में आपको दो आंसर मिलते हैं। मैं अपनी तरफ से रैंडमली बता रहा हूं, तो काइंडली वो मत कहिएगा सर गलत आंसर निकालने, आपको दो आंसर मिलते हैं। ऐसे ही करते हो ना किसी भी टर्म का मिडिल टर्म ब्रेक, तो ये क्या होते हैं, आपके दो फैक्टर्स होते हैं। आप बारी बारी फिर इन दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर कंसीडर करते हो, यानी कि एक बार लिखते हो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक बार लिखते हो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वहां पे तो किसी फैक्टर को 0 जाके डिवाइड नहीं करवाते ना, क्यों, क्योंकि तुम्हें x की वैल्यू निकालनी होती है। मेरे पॉइंट को समझो, यहां पे हम लोगों ने जो काम करा है बिल्कुल बेसिक सा काम है, वो आपको पता होना चाहिए, बट चूंकि हमारी बेस नहीं बनी हुई होती बचपन से, तो कोई इशू की बात नहीं है। मेरा बेटा मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो उसके फैक्टर्स बनाते हो मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड के जरिए, और फिर हर फैक्टर को बारी बारी 0 के बराबर कंसीडर करते हो, और बड़े मजे से फिर x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हो। तो यहां पे भी तो वही काम कर रहे हैं। यहां से मैंने जब ex कॉमन ले ली तो मेरे पास ये दो फैक्टर्स आ गए, तो एक बार ex आ जाएगा 0 के बराबर, और एक बार cos x प्लस sin
साइन एक्स आ जाएगा 0 के बराबर। क्लियर है यहां तक की बात बेटा आपको? तो इस तरीके से हम यहां पे दो बार इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 के बराबर कंसीडर कर लेंगे। बेटा मेरा बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी पेपर में बेतहाशा आता है, काइंडली तरीके से देखें। अच्छा अब क्या हो जाएगा मेरा बेटा, अब सिंपल तरीके से मुझे एक बार वैल्यू मिल गई ई एक्स की वैल्यू 0 और एक बार क्या मिल गई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स की वैल्यू 0। मैं एक बार दोबारा बहुत तरीके से रिपीट कर दूंगा, इन तमाम चीजों को करवाने के बाद परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, आसान क्वेश्चन है, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा हमें जो पहली वैल्यू मिली है बेटा ई एक्स की वैल्यू 0। अब जब मुझे यहां से x निकालना है तो पहले इस इक्वेशन को ले लेते हैं। इस इक्वेशन को कैसे ले लेते हैं भाई, मेरे पास यहां पे क्या आ रहा है, सिंपल ई एक्स की वैल्यू आ रही है 0, मुझे क्या निकालना है x की वैल्यू, तो क्या अप्लाई करते हैं, दोनों तरफ ln अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग ln ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग ln ऑन बोथ साइड। जब मैं दोनों तरफ ln को अप्लाई करूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा ln e की पावर x और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा ln इंटू 0। मेरा बेटा ln 0 का आंसर, ln e का आंसर क्या होता है 1 और ln 0 का आंसर हमेशा क्या होता है इन्फिनिटी। ये बातें आपने कुछ हमेशा याद रखनी की हैं, ये जिंदगी भर काम आएंगी, एप्टीट्यूड में काम आती हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बेटा एप्टीट्यूड के अंदर 50,000 रुपए फीस भरने की जरूरत नहीं है, एप्टीट्यूड के अंदर यही तमाम बेसिक बातें आती हैं। ln 0 की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा इन्फिनिटी, और यहां पे क्या आ गया ln e की पावर x, क्या आ गया मेरा बेटा ln e की पावर x। अच्छा तो भाई ln की प्रॉपर्टी होती है x पहले आ जाएगा और सिंपल तरीके से ln e पे अप्लाई हो जाएगा। ln e का आंसर 1 होता है और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास इन्फिनिटी। x की वैल्यू इन्फिनिटी का मतलब ये कि आपका सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि x की वैल्यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब क्या है भाई, आपका सॉल्यूशन अनडिफाइंड है। तो यानी कि ये वाला फैक्टर जो हमें आंसर दे रहा है वो x की वैल्यू इन्फिनिटी दे रहा है। आई नो कि आपको डिफिकल्टी हो रही होगी इस क्वेश्चन को समझने के अंदर, मुझे आइडिया है, बट बिलीव मी इस क्वेश्चन को जितना इजीएस्ट वे में समझा सकता हूं, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट आपको कन्वे कर सकूं। मैं इसको आखिर में एक एक बार और कन्वे भी कर दूंगा, रिपीट भी कर दूंगा। बेटा सिंपल तरीके से आपने क्या करा, f प्राइम x की वैल्यू 0 रखी किसके अंदर बेटा, इक्वेशन 1 के अंदर, और यहां से जब मैंने f प्राइम x की वैल्यू 0 रखी तो मैंने ex को कॉमन ले लिया, कॉमन लेके इसको दो फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। एक फैक्टर मेरा आ जाएगा ex की वैल्यू 0 के बराबर और दूसरा भी cos x प्लस sin x आ जाएगा 0 के बराबर। और इसके पीछे मैंने आपको क्या लॉजिक दी कि भाई देखो जब कभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व कर रहे होते हो वहां पे मिडिल टर्म ब्रेक करते हो ना भाई, मिडिल टर्म ब्रेक, तो वहां भी दो फैक्टर्स आते हैं तुम्हारे पास, तो उनको बारी बारी क्या करते हो 0 के बराबर ले लेते हो, क्योंकि वो दो फैक्टर्स होते हैं उनको 0 के बराबर लेते हो। तो यहां भी दो फैक्टर्स बन रहे हैं तो आपने क्या करा, बारी बारी दोनों फैक्टर को 0 के बराबर ले लिया। क्लियर है? इसके बाद का काम क्या होता है हमारे पास, अब पहले फैक्टर को लेके चलेंगे ताकि उससे x की वैल्यू निकाले, फिर दूसरे फैक्टर को लेके चलेंगे ताकि उससे x की वैल्यू निकाल सके। अब हम पहले फैक्टर को लेके चल रहे हैं ex वाले को, तो मैंने ex को क्या लिया है 0 के बराबर, हमने सपोज कर लिया कि फैक्टर हमारा है 0 के बराबर आ रहा था तो हमने दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 के बराबर लिया हुआ है। अब जो पहला फैक्टर है ex 0, यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, x चूंकि पावर में आ रहा है तो हमने क्या करा, अप्लाई कर दिया ln बोथ साइड के ऊपर। जब ln बोथ साइड के ऊपर अप्लाई हो गया मेरा बेटा तो क्या होगा, यहां पे आ जाएगा x इंटू ln e और यहां पे क्या आ जाएगा ln 0। अच्छा तो मेरा बेटा भाई ln 0 का आंसर क्या होता है इन्फिनिटी, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही होगी, सिंपल तरीके से x की वैल्यू भी आ जाएगी इन्फिनिटी, और इस सॉल्यूशन को यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि इन्फिनिटी सॉल्यूशन नेवर एग्जिस्ट, यानी कि अनडिफाइंड फंक्शन आ गया ये वाला, तो ex 0 पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना। अब इस वाले फंक्शन को देखते हैं, ये क्या है cos x प्लस का साइन एक्स इक्वल टू 0, ये क्या फंक्शन आ रहा है मेरा बेटा cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। अब इस फैक्टर को देख लेते हैं जरा और यहां से अपने आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो फैक्टर आ रहा था जब इसको 0 के बराबर लिया तो ये क्या बन रहा है cos x प्लस का sin x इक्वल टू 0। अच्छा तो बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस cos x और इक्वल टू के दूसरे भेज दूं, क्या आपको कोई इशू है? आई डोंट थिंक आपको कोई इशू होगा। मैंने क्या बोला, दूसरे फैक्टर को लेके चलने, पहले फैक्टर को सॉल्व करने की कोशिश कर ली, उसका आंसर इन्फिनिटी में आ रहा है यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो हम यहां पे क्या लिख दोगे, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट या सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहां पे आप लिख दोगे। अब हम दूसरे फैक्टर को फिर लेके चलेंगे, दूसरे फैक्टर को लेके चल रहे हैं तो मैंने क्या कहा, ये cos x प्लस sin x इक्वल टू 0 है, तो पॉजिटिव के cos x को इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूं मैं, तो ये क्या बन जाएगा sin x इज इक्वल टू नेगेटिव का cos x। अब देखो ये cos x जो है यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जाहिर सी बात है cos x के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, तो cos x 1 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा वहां पे डिवाइड। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है बेटा, ये क्वेश्चन बेताशा इंपॉर्टेंट है। क्या आ रहा है, cos x प्लस sin x आ रहा है आपके 0 के बराबर, तो मैंने क्या कहा, पॉजिटिव के cos x को अगर मैं इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड कर देता हूं तो वहां पे जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव का cos x। ऐसा ही होगा मेरा बेटा, बिल्कुल ऐसे ही होगा सर। अब भाई देखो ये जो cos x है माइनस के 1 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है अब मैं इसको वहां पे आके डिवाइड करवा देता हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही होगी भाई, ये आ रही होगी sin x डिवाइडेड बाय cos x इक्वल टू माइनस का 1। ऐसा ही होगा। सर ये क्या करा सर, ये आपने कैसे मल्टीप्लाई प्लस करवा दिया, मेरा बेटा cos x प्लस sin x आ रहा था, हमने पॉजिटिव
के cos x को इक्वल टू के दूसरे भेजा, वहां पे जाके क्या बन गया नेगेटिव फॉर cos x। अब इस cos x के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो क्या होगा 1 होगा, जाहिर सी बात है। अब ये cos x 1 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने इस cos x को उस 1 से जो मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरे जाके डिवाइड करवा दिया, तो मेरे पास क्या आ गया sin x डिवाइड बाय cos x। मेरे बेटा sin x डिवाइड बाय cos x क्या होता है, हमारे पास हमेशा टेंजन x होता है, तो फाइनली टेंजन x की वैल्यू क्या आ गई -1। हमें क्या निकालना है x चाहिए, हमें क्या चाहिए मेरा बेटा यहां से x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो पॉजिटिव का टेंजन है उसको इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव का टेंजन इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, नेगेटिव का 1 इंटू टेंजन इनवर्स, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी टेंजन इनवर्स इंटू माइनस का 1। सर ये क्या स्टेप करा सर, स्टेप दोबारा रिपीट करेंगे आप, बिल्कुल करूंगा बेटा, कोई मसले की बात नहीं है। सिंपल तरीके से आपने दो फैक्टर्स बनाए, उनको बारी बारी जीरो के बराबर लिया, पहले फैक्टर को जीरो के बराबर लेंगे तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि इंफिनिटी वहां पे आ जाएगा। x की वैल्यू इंफिनिटी का मतलब क्या है कि आपके आंसर में अगर इंफिनिटी आ रहा हो तो इसका मतलब है कि आपका सॉल्यूशन अनडिफाइंड है, आपके वेरिएबल्स अनडिफाइंड हो गए हैं, तो उसको हमने वहीं पे छोड़ दिया फिर, और वहां पे लिख देंगे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरी वाले फैक्टर के ऊपर है, इसके अंदर क्या करा पॉजिटिव के cos x को वहां भेजा, नेगेटिव को बनाया उसको, और फिर दूसरे लाके डिवाइड करवा दिए, वहां से टेंजन x बन गया। हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो पॉजिटिव के टेंजन को इक्वल टू के दूसरे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा वहां पे जाके इनवर्स का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी कि इनवर्स का टेंजन। अब यहां से जब आप टेंजन की वैल्यू निकालेंगे, अगेन आपको लग रहा है कि शायद x की वैल्यू आ गई तो दिमाग खत्म हो जाएगा हमारा, नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर भी एक लॉजिक और रहती है, वो लॉजिक अभी आएगी। जब x की वैल्यू टेंजन इनवर्स के ऊपर निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा माइनस का 45 डिग्री, या फिर इसको एक और तरीके से क्या लिखते हैं π/4 लिखते हैं। आपके पास जब आप x की वैल्यू टेंजन इनवर्स -1 निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस का 45 डिग्री, या फिर आपके पास आ रहा होगा माइनस का π/4। अब आपको लगेगा सर x की वैल्यू आ गई, अब हम सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे ही आ रहा है बेटा ध्यान में। अभी यहाँ पे एक लॉजिक और रहती है, ये क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, इसमें कई कंडीशंस और कई लॉजिक्स इन्वॉल्व हुई हैं, मैं पहले रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में बेतहाशा आया है, इसमें कई तरह की लॉजिक्स हैं। क्लियर है बेटा? अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे शायद आपने x की वैल्यू निकाली तो आपको काम खत्म हो गया, सिंपल तरीके से फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम चेक करेंगे, नहीं, अभी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है। देखो आपके पास यहाँ पे टेंजेंट का आंसर क्या बन रहा है -1, इसका मतलब क्या है, ये बातें टीचर नहीं बताते, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका टेंजेंट नेगेटिव क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, आपका जो टेंजेंट है वो नेगेटिव क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपके पास एक ग्राफ है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है। बचपन में एक बात पढ़ी होगी ऑल सिली टॉम कैट्स, अगर फर्स्ट टर्म में नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं, मुझसे जिंदगी में कोई पढ़ लेना। क्या होता है ऑल सिली टॉम कैट्स, इसका मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं उसमें तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड वाले के अंदर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड वाले में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ वाले में खाली ऑल सिली टॉम कैट्स कॉस पॉजिटिव होता है। तो मेरा बेटा क्या पॉइंट है, मेरा पॉइंट बड़ा गौर से सुनिएगा, मैं बहुत लॉजिक से पढ़ा रहा हूं, तरीके से देखिएगा कि यहां पे भी x की एक और वैल्यू निकलेगी। वो वैल्यू कैसे आएगी, मैं चाहता मैं डायरेक्टली लिख सकता था और मैं बिल्कुल पेलते हुए निकल जाता, बट मैं तरीके से कर रहा हूं तो काइंडली उसको बहुत रिव्यू से सुनिएगा। अच्छा देखो यहां पे क्या आ रहा है, टेंजेंट इनवर्स x1 आ रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है, टेंजेंट आपके पास नेगेटिव क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। मेरा बेटा देखो ऑल जो होता है उसके अंदर तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैसे पॉजिटिव होते हैं, जो टेंजेंट वाला है उसके अंदर टेंजेंट खुद भी पॉजिटिव होगा, जो टेंजेंट वाला है उसमें टेंजेंट खुद भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या, आपके पास दो क्वाड्रेंट ऐसे होते हैं जिसके अंदर टेंजेंट हमेशा नेगेटिव होगा। एक तो जो ऑल सिली टॉम कैट्स वाला होगा, जो ऑल है फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें तमाम ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनके पॉजिटिव होते हैं तो टेंजेंट भी पॉजिटिव होगा वहां पे। और जो तीसरा है ऑल सिली टॉम कैट्स, टॉम यानी कि थर्ड, जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो टेंजेंट का चूंकि अपना होता है तो वहां पे भी टेंजेंट पॉजिटिव होगा, मगर जो सेकंड और फोर्थ होंगे उसके अंदर टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव। सर आपका मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं आप? मेरा बेटा टेंजेंट की वैल्यू जो नेगेटिव आ रही है इसका मतलब ये है कि या तो टेंजेंट इस क्वाड्रेंट में होगा या इस क्वाड्रेंट के अंदर होगा। तो कभी भी अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर ये बात ना पता हो कि हमारा एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री पार्ट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम वहां पे एक आंसर नहीं निकालते, दो आंसर निकालते हैं। चूंकि टेंजेंट की वैल्यू -1 आ रही है, इसका मतलब ये कि टेंजेंट किसी भी दो नेगेटिव क्वाड्रेंट में हो सकता है, क्योंकि दो वैल्यूज आ रही है तो इसका मतलब कि दो क्वाड्रेंट्स के अंदर टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। तो एक वैल्यू हमने निकाली माइनस का π/4, और एक वैल्यू हम क्या निकालेंगे, जब माइनस के 45 को प्लस के 180 से कदर करके देखो, क्या करो 180 - 45 कर दो, तो एक और टेंजेंट की जो वैल्यू आ रही होगी आपके पास, वो आ रही होगी 135 डिग्री, या फिर आपके पास आ रहा होगा 3π/4। मैं चाहता तो इस वैल्यू को पहले डायरेक्टली लिख देता और आपसे कहता सिंपल आप 180 में प्लस करोगे, पर उसके पीछे की लॉजिक मैंने आपको समझा दी। क्या लॉजिक है बेटा, चूंकि टेंजेंट की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि आपके पास टेंजेंट
दो नेगेटिव क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर सकता है, या तो इस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा होगा, दूसरे क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो हम दो बार इसकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे, निकालेंगे। क्या आपको अब ये बात क्लियर है? आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होगी। ये तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक थी इस क्वेश्चन के अंदर, यानी कि भाई इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ लॉजिक्स मौजूद थी, तभी तो क्वेश्चन पेपर में आता है बेटा। आसान क्वेश्चन नहीं आते पेपर के अंदर, वो क्वेश्चन ही आएगा, इसमें लॉजिक है। अच्छा, अब यहां पे आपने x की दोनों वैल्यूज निकाल ली, x की एक वैल्यू निकाली माइनस का पाई बाय 4, दूसरी का निकाली बेटा 3 पाई बाय 4। अब बारी बारी इन x की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में अपलोड करेंगे। पहले क्या लिख देंगे, नाउ x इज इक्वल टू माइनस का पाई बाय 4 इन इक्वेशन नंबर, अच्छा आपकी चॉइस है पाई बाय 4 करके रखो, आपकी चॉइस है माइनस 45 करके रखो। अगर आप पाई बाय 4 करके लिखोगे अपनी x की वैल्यू को, तो आपको वहां पे एंगल रेडियन में सेट करना पड़ेगा, और अगर आपको डिग्री के अंदर सेट हुआ होगा तो 45 डिग्री करके रखना। ये बातें भी अगेन बच्चों को पता नहीं होती है, काइंडली कैलकुलेटर को यूज करना आपको आना चाहिए जब आप, अच्छा चलो पहले मैं सॉल्व करवाया तो मैं बताता हूं क्या कह रहा हूं। आप सिंपल तरीके से, आपके पास क्या हो गई, x की दो वैल्यूज आ गई, तो एक बार x की वैल्यू माइनस पाई बाय 4 लोगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जाके चेक कर सको आया आपका फंक्शन मैक्सिमम है मिनिमम है। तो कैसे करेंगे भाई, आओ देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर रख देंगे भाई फंक्शन, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी बेटा, ये रही इक्वेशन नंबर 2, कहां ये रही इक्वेशन नंबर 2 हमारी, ये रही भाई, ये रही। क्या करेंगे, इसके अंदर x की वैल्यू रख देंगे। पहली दफा x की वैल्यू क्या रख रहे हैं बेटा हम लोग, माइनस का पाई बाय 4। पहली दफा x की वैल्यू क्या रख रहे हैं बेटा, माइनस का पाई बाय 4। तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू ई की पावर x, क्या बन जाएगा मेरा बेटा, 2 इंटू ई की पावर x। x क्या है मेरा बेटा, हमारा माइनस का पाई बाय 4, क्या है बेटा x हमारा, माइनस का पाई बाय 4, तो वो आ जाएगा। फिर क्या है, इंटू कॉस x, तो कॉस x के अंदर कॉस एडिस रहेगा, और x के अंदर उसके एंगल की वैल्यू रख देंगे। अच्छा, अब मैंने आपसे ये कहा कि अल्लाह के वास्ते या तो अपना एंगल रेडियन में सेट करके आंसर रखिएगा, नहीं तो डिग्री में रहने दीजिएगा। अगर डिग्री में आप रखेंगे तो x की वैल्यू 45 लेंगे, अगर रेडियन के अंदर कैलकुलेटर सेट हुआ होगा तो आप पाई बाय 4 लेंगे। ये बातें बच्चों को नहीं पता होती, उनके आंसर गलत आ रहे होते हैं, फिर बैठ के अफसोस कर रहे होते हैं, सर हमने सारा सोल्यूशन सही किया था फिर भी गलती हो गई। मेरा बेटा ये बेसिक कुछ चीजें होती है कैलकुलेटर की, आपको आनी चाहिए। x की वैल्यू अगर पाई बाय 4 की फॉर्म में, रेडियन फॉर्म में ले रहे हो, तो अपने कैलकुलेटर की सेटिंग में जाके उसके एंगल को डिग्री से रेडियन कर देना, ताकि सॉल्यूशन सही है आपका। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल जो आंसर आ रहा होगा पाई बाय 4 रखने के ऊपर, ये आ रहा होगा 0.643। जब आप फंक्शन के अंदर क्या रखेंगे, x की वैल्यू माइनस का पाई बाय 4, जब आप x के अंदर वैल्यू रखेंगे माइनस का पाई बाय 4, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो आपका आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 0.643। जाहिर सी बात है ये आप कैलकुलेटर में डालकर निकाल लोगे आपका, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 के अंदर या f डबल प्राइम x के अंदर या f डबल प्राइम x के अंदर जब आपने वैल्यू x की माइनस का पाई बाय 4 रखी, तो आपका जो आंसर आया वो 0 से बड़ा आ रहा है। तो आपका फंक्शन क्या है मेरा बेटा, आपका फंक्शन है मिनिमम। क्या है मेरा बेटा आपका फंक्शन है मिनिमम। क्या बात कर रहे हैं सर आप, x की दो वैल्यूज आ रही हैं बेटा, x की दोनों वैल्यूज बारी बारी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। जब x की पहली वैल्यू माइनस का पाई बाय 4 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा, तो मेरे पास फंक्शन क्या बन रहा होगा, मिनिमम बन रहा होगा। अब x की दूसरी वैल्यू में इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। भाई x की दूसरी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, x की दूसरी वैल्यू आ रही है 3 पाई बाय 4। तो x की दूसरी वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे भाई। तो इस बात को यहां पे लिख देंगे, नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू, दूसरी क्या आ रही है भाई, 3 पाई बाय 4 आ रही है। तो 3 पाई बाय 4 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, और फंक्शन क्या आता है हमारा, मैक्सिमम आता है मिनिमम आता है। तो क्या करेंगे भाई, f डबल प्राइम के अंदर अब 3 पाई बाय 4 को रख रहे हैं। क्या थी भाई इक्वेशन नंबर 2, ये रही इक्वेशन नंबर 2, ex इंटू कॉस एक्स प्लस का, नहीं इक्वेशन नंबर 2 सॉरी ये रही 2ex इंटू कॉस एक्स। तो क्या हो जाएगा, 2 का 2 एज इट इज, e का e एज इट इज, पावर में क्या आ जाएगा 3 पाई बाय 4 इंटू कॉस एक्स, कॉस एज इट इज x के अंदर क्या आ जाएगा 3 पाई बाय 4। तो आप सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आपके पास जो आंसर आ रहा होगा, आई गेस ये आपके पास वैल्यू आनी चाहिए माइनस का 14.97, क्या आ रहा होगा, माइनस का 14.97 या 149 आ रहा होगा, नहीं माइनस का 14.97 ही आ रहा होगा, माइनस का 14.97 आपके पास आना चाहिए। यानी कि जब f डबल प्राइम के अंदर आप लोगों ने वैल्यू क्या रखी x की 3 पाई बाय 4, तो आपका जो फंक्शन आया वो 0 से छोटा आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। जब कभी हमारा फंक्शन 0 से छोटा आता है, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि भाई फंक्शन हमारा कैसा आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। अब क्या करेंगे, फाइनली इन x की वैल्यूज को बारी बारी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके अपने आंसर्स को फाइंड कर लेंगे। बारी बारी सॉरी इक्वेशन ए के अंदर बारी बारी हम इन x की वैल्यूज को इक्वेशन ए में पुट करके अपने आंसर्स को फाइंड करेंगे। तो क्या लिख देंगे यहां पे, नाउ
इक्वेशन नंबर ए बिकम्स, नाउ इक्वेशन नंबर ए बिकम्स, x की वैल्यू पहले आप क्या ले रहे होंगे, माइनस का पाई बाय 4, x की वैल्यू माइनस का पाई बाय 4 लेंगे, उसके ऊपर इक्वेशन ए क्या ये रही हमारी, उसके अंदर वैल्यू सारी डाल देंगे भाई, क्या बन रहा होगा, ये बन रहा होगा एफ, x के अंदर आप उसकी वैल्यू डाल देंगे, माइनस का पाई बाय 4 इक्वल टू ई की पावर x, फिर आ जाएगा माइनस का पाई बाय 4 इंटू साइन x के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस का पाई बाय 4। अच्छा मेरा बेटा, तो यहां पे सॉल्व करने के ऊपर आपकी f की, जब आपने फंक्शन यानी कि इक्वेशन a के अंदर x की वैल्यू माइनस का पाई बाय 4 रखेंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा, माइनस का 0.321। मैं कैलकुलेशन नहीं करवा रहा, आप लोगों ने करनी है कैलकुलेशन, नहीं करेंगे मार्क्स नहीं मिलेंगे भाई, कैलकुलेशन आप लोगों ने लाजमी करनी है बेटा, नहीं तो मसला होगा आप लोगों को। क्लियर है, आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होगा। अब आपने जब इक्वेशन ए के अंदर x की वैल्यू माइनस का पाई बाय 4 रखी तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, माइनस का 0.321। अब आप क्या करोगे भाई, x के अंदर दूसरी वैल्यू रखोगे, कौन सी वैल्यू रखेंगे सर, x की दूसरी वैल्यू क्या थी बेटा, 3 पाई बाय, कहां गई x की दूसरी वैल्यू, ये क्या थी भाई, 3 पाई बाय 4 है, क्या है मेरा बेटा 3 पाई बाय 4, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास फंक्शन इंटू 3 पाई बाय 4 इक्वल टू ई की वैल्यू 3 पाई बाय 4 इंटू साइन 3 पाई बाय 4। भाई किसमें पुट कर रहे हैं, अब आप x की दूसरी वैल्यू भी इक्वेशन नंबर ए में पुट करोगे ताकि वहां से एक और रिजल्ट निकाल सको, तो क्या है, e की पावर x इंटू साइन एक्स, x के अंदर x की वैल्यू साइन एक्स में x की वैल्यू। अच्छा तो मेरा बेटा यहां पे जब वैल्यू पुट करोगे तो यहां से आपके पास क्या आंसर आ रहा होगा, ये आ रहा होगा 7.467 एंड देन लास्ट के अंदर आप लोग रिजल्ट लिख दोगे। कैसे लिखोगे बेटा रिजल्ट, बहुत ही आसान सा तरीका है रिजल्ट लिखने का। क्या आसान सा तरीका है रिजल्ट लिखने का मेरा बेटा, ये तरीका ये है कि भाई देखो आपका x की वैल्यू माइनस का पाई बाय 4 रखने के ऊपर आपका फंक्शन क्या आया, मिनिमम आया, तो क्या लिखोगे इस बात को लिखेंगे यहां पे मिनिमम वैल्यू इज, क्या है मिनिमम वैल्यू, जब x की वैल्यू माइनस का पाई बाय 4 रखी तो फंक्शन कैसा मिला था, मिनिमम, और x की वैल्यू माइनस का पाई बाय 4 रखने के ऊपर मुझे आंसर क्या मिल रहा था, ये, तो क्या लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू इज माइनस का 0.321 एट x इज इक्वल टू माइनस का पाई बाय 4, और मैक्सिमम फंक्शन किस पे मिला, x की वैल्यू 3 बाय 4 के ऊपर। क्या मिला भाई, मैक्सिमम फंक्शन किसके ऊपर मिला, 3 बाय 4 के ऊपर, तो क्या लिखोगे, मैक्सिमम वैल्यू, क्या है मैक्सिमम वैल्यू, जब x की वैल्यू 3 बाय 4 रखी तो फंक्शन कैसा था, मैक्सिमम, और x की वैल्यू 3 बाय 4 के ऊपर आंसर क्या आया, 7.467, तो क्या लिखोगे, मैक्सिमम वैल्यू इज 7.467 एट x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 एंड देन फाइनली यहां पे हमारा टॉपिक और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बट मैं स्टिल इस क्वेश्चन को दोबारा रिव्यू करवाना पसंद करूंगा, हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों को इश्यूज होंगे। मेरा बेटा आई नो ये क्वेश्चन टफ था, आई नो ये क्वेश्चन लेंथी था, अब तक के जितने भी आपने क्वेश्चंस करे इनफैक्ट उन सब में से अगर कोई अच्छा क्वेश्चन और पेपर में सबसे आने वाला मजबूत क्वेश्चन मुझे लगता है वो ये लगता है, वरना ln(x) वाला और उससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था ex वाला, वो भी एक अच्छे क्वेश्चन है, बट ये वाला क्वेश्चन बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। भाई सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन था, आपने उसको इक्वेशन ए कहा, फिर उस इक्वेशन ए के ऊपर एक बार डेरिवेटिव ले लिया, क्लियर है बेटा, जब एक बार डेरिवेटिव ले लिया तो उसके बाद वो आपकी इक्वेशन 1 बन गई, फिर एक बार और डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद क्या बन गई, वो आपकी इक्वेशन 2 बन गई, एंड देन फिर आपने अपनी फोर्थ पॉइंट को यूज करा वर्किंग रूल का। क्या होता है फोर्थ पॉइंट, कि हम f प्राइम x की वैल्यू 0 लेंगे, किसके अंदर बेटा, इक्वेशन 1 के अंदर। तो जब f प्राइम x की वैल्यू 0 ली हम लोगों ने इक्वेशन 1 के अंदर, तो हमारे पास बेसिकली दो फैक्टर्स आ गए, इन दोनों फैक्टर्स को हमने बारी बारी अब सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, दोनों को बारी बारी 0 के बराबर ले लिया, इक्वेट करवा दिया। जब पहले फैक्टर को सॉल्व करने के ऊपर गए, क्योंकि x पावर में आ रहा था तो ln को हमने ln की प्रॉपर्टी अप्लाई करी, ln की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के ऊपर मुझे आंसर x का आया इंफिनिटी, यानी कि इसका मतलब ये इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का आंसर ही एग्जिस्ट नहीं करता, ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमने क्या करा, इस फैक्टर को यहीं पे छोड़ दिया। अब दूसरे फैक्टर के जाने पड़े, जो कि क्या था, cos x प्लस का sin x। इसको कैसे सॉल्व करा भाई, सिंपल तरीके से पॉजिटिव का cos x को वहां भेजा, नेगेटिव cos x बन गया, और चूंकि cos x के साथ क्या होगा, 1 लिखा हुआ होगा, हमें नजर नहीं आ रहा, बट कुछ भी ना हो तो क्या होता है, 1 होता है, और ये 1 cos x से क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई, तो हमने उस cos x को 1 से अलग करने के लिए क्या करा, डिवाइड करवा दिया दूसरे जाके, ताकि क्या आ सके, टेंजेंट x आ सके, और देन उस टेंजेंट x की हेल्प से हमने x के वैल्यू को फाइंड करा। कैसे फाइंड करा, अगेन यहां पे एक लॉजिक आई, क्या लॉजिक आई, कि भाई अगर आप सिंपल तरीके से x की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स का आंसर निकालेंगे -1 के ऊपर, वो आपके पास आ रहा होगा माइनस का 45 डिग्री। मगर चूंकि मैंने आपको बात समझाई कि बेटा देखो, चूंकि टेंजेंट हमारे पास दो क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा होगा, दो में नेगेटिव वैल्यू होती है, दो वैल्यूज होंगी, क्योंकि हमारे पास जो दो क्वाड्रेंट होते हैं उनमें टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए दो आंसर आने चाहिए। तो दूसरा आंसर कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीके से 1 + 180 करके। अब आप बोलोगे सर ये वैल्यू तो नेगेटिव में नहीं आई, तो मेरा बेटा आंसर दो आने चाहिए, क्योंकि टेंजेंट
टेंजेंट नेगेटिव एग्जिस्ट कर रहा होता है 2 के अंदर। अब दूसरा आंसर पॉजिटिव है नेगेटिव है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास, क्लियर है भाई। तो पहला आंसर क्या था -4, ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि टेंजेंट की 2 आंसर्स होंगे क्योंकि टेंजेंट की वैल्यू -1 है, इसका मतलब वो 2 क्वाड्रेंट में होगा। तो हमने दोनों क्वाड्रेंट की वैल्यू निकाल ली क्योंकि जो क्या आ रही थी 3π/4 और एक आ रही थी -π/4। दूसरी वैल्यू कैसे है, सिंपल तरीके से 180 के अंदर आपने -45 को प्लस करा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 135 डिग्री, और फिर क्या था 3/4 आ जाएगा। अब सिंपल तरीके से हमने x की वैल्यूज को बारी बारी पहले इक्वेशन 2 में पुट करा ताकि f'(x) के जरिए हम निकाल सकें आया हमारा फंक्शन मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। ये करने के बाद हम लोग गए वापस इन x की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर a में डाला एंड देन फाइनल रिजल्ट्स निकाले और देन अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करके रिजल्ट लिख दिया। आई गेस मैंने जितना बोला है इसके ऊपर आपको क्लियरली समझ में आया होगा। आई होप सो कि मैं अपनी तरफ से पूरे क्लियर कर पाया हूँ, ये चैप्टर भी, ये टॉपिक भी। अगर तो क्लियर कर पाया तो काइंडली मुझे जरूर बताइएगा और मुझे जरूर बताइएगा मैंने कैसा पढ़ाया। आई गेस मैं एक्सरसाइज 5.2 बहुत तरीके से और डिटेल में आपको लेकर चल रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं हो रहा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।